हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास और प्राचीन भारतीय यानी भारतीय इतिहास के अंतर्गत पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, जिनमें हम पढ़ रहे थे साहित्यिक स्रोत। और पूर्व के लेक्चर में पढ़ा था हमने संस्कृत साहित्य के स्रोत, जिसमें हमने कथा साहित्य, गद्य साहित्य आदि पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखित जो साक्ष्य हैं उनका क्या उपयोग है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण। हमारा विषय है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास और विषय है, आज का टॉपिक है हमारा विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक, विदेशी यात्रियों के विवरण। तो भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों के द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। और इनमें जो है यूनानी, अरबी, रोमन यात्री रहे, जिन्होंने अपना भारत की यात्रा के दौरान का विवरण प्रस्तुत किया है। तो अब उनमें वो पहले आते हैं हम यूनानी रोमन ये परंपरागत इतिहास लेखक हैं। परंपरा के रूप में इन्होंने लेखन कार्य किया है। ठीक है, तो इनको हम परंपरागत लेखक के रूप में जानते हैं। परंपरागत लेखक के रूप में हम जानते हैं। और अब जैसा कि हम जानते हैं कि यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया और इसके आक्रमण की भारतीय इतिहास में कोई जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती है। तो इसके लिए हमें यूनानी लेखकों के विवरण पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, तो यानी हमें 323 ईसा पूर्व की कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। और सिकंदर के समय एक समकालीन भारतीय राजा यानी स्ट्रैबो ने, जो स्ट्रैबो लेखक है, यूनानी लेखक, तो उसने अपने विवरण में यानी जो है सिकंदर के आक्रमण के समय एक भारतीय राजा का उल्लेख किया है, जिसको उसने जो है सैंड्रोकोटस कहा है। ठीक, सैंड्रोकोटस कहा है। तो और विलियम जोन्स ने जो है इसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है। यानी सिकंदर महान के आक्रमण के समय में एक भारतीय राजा का उल्लेख स्ट्रैबो
ने किया है, जिसे उसने सैंड्रो कोट्स कहा है। सैंड्रो कोट्स कहा है और इसकी पहचान जो है विलियम जोन्स ने इसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है। ठीक, तो ये जो सैंड्रो कोट्स है यूनानियों ने नाम दिया है और ये भारतीय राजा चंद्रगुप्त का नाम है। सैंड्रो कोट्स नाम स्ट्रैबो ने दिया है, पूछा गया है परीक्षाओं में कई बार, याद रखिएगा। और ये चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है भारतीय राजा का। इसकी पहचान विलियम जोन्स ने की है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। तत्पश्चात एरियन और प्लूटार्क ने जो है उसे एंड्रोकोटस कहा है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। एरियन तथा ये यूनानी के लेखक हैं, इतिहासकार हैं, एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा है। ठीक है, एंड्रोकोटस। कहा है और फिलार्कस ने सैंड्रोकोट्स के नाम से और फिलार्कस ने उसे यानी चंद्रगुप्त मौर्य को, फिलार्कस ने उसे सैंड्रोकोट्स नाम दिया है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में इन लेखकों का किस तरह से योगदान है। अगली जो बात आती है वो ये है कि ट्रेसियस ये ईरानी राजवैद्य है जिसने मात्र ईरानी अधिकारियों से प्राप्त भारत विषय ज्ञान, भारत का ईरानी अधिकारियों से, समझ में आया, भारत के बारे में जो ज्ञान प्राप्त किया उसे प्रस्तुत किया है। ट्रेसियस एक ईरानी राजवैद्य था, यानी राजाओं के यहाँ रहने वाला वैद्य, राजवैद्य था जिसने ईरानी अधिकारियों से
भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करके उसने यात्रा नहीं की, केवल इन्हीं अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की और उसका विवरण प्रस्तुत किया है। ठीक है, जानकारी प्राप्त करके अपना विवरण प्रस्तुत किया है, प्रस्तुत किया। अगली बात हम देखते हैं कि हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, ने हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस संबंध का वर्णन अनुश्रुतियों के आधार पर किया है। ठीक है, हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, ये पूछा गया है सवाल, इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, ने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में अपने ग्रंथ, इनके ग्रंथ का नाम है हिस्टोरिका, हिस्टोरिका में ने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी ईसा के 500 साल पहले, ईसा पूर्व के भारत फारस संबंध का वर्णन, ईसा पूर्व के भारत फारस संबंध का वर्णन, भारत फारस संबंध का वर्णन अनुश्रुतियों के आधार पर किया है, अनुश्रुतियों के आधार पर किया है। यानी भारत के बारे में जो सुना, उसने लोगों से सुना, उसको सुन करके भारत और फारस के बीच जो व्यापारिक संबंध थे या वैसे संबंध थे, उनका वर्णन किया है उसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में। किसने? हेरोडोटस ने, जिसे हम इतिहास का पिता कहते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए। तो अभी हम परंपरागत लेखों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आगे हम बात करेंगे नियार्कस, आनेसिक्रिटस एवं आरिस्टोबुलस। नियार्कस, नियार्कस, आनेसिक्रिटस, क्रिटस
एवं आरिस्टोबुलस नियार्कस, आनेस्क्रिटस एवं आरिस्टोबुलस जो है सिकंदर के समय आने वाले इन लेखकों के विवरण अधिक प्रमाणिक हैं, जिनका उद्देश्य अपने देशवासियों को भारतीयों के बारे में बताना था। तो ये सिकंदर के समय या सिकंदर के साथ, ये सिकंदर के साथ भारत आने वाले व्यक्ति थे। ठीक, और इनका जो विवरण है या लेखक थे कह देते हैं, इनका विवरण अधिक प्रमाणिक है, क्योंकि ये साथ थे। अधिक प्रमाणिक है, और इनका जो उद्देश्य था वो ये था कि भारतीयों के बारे में जो है जानकारी अपने देश के लोगों को उपलब्ध कराना इनका उद्देश्य था। ठीक है, अपने देशवासियों को भारतीयों की जानकारी उपलब्ध कराना इनका उद्देश्य था। इनका उद्देश्य अपने देशवासियों को भारत के जानकारी उपलब्ध कराना था। ठीक, तो ये हो गई। अब एक बड़ा ख्यात प्राप्त नाम आता है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्षों तक रहा। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्षों तक रहा। तो एक्चुअल में क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब वहाँ आक्रमण किया तो पराजित होने के पश्चात जो है सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया, और इसके बाद जो है ये जो मेगास्थनीज था इनके दरबार में राजदूत के रूप में रहा। डाइमेकस एक सीरियाई राजा था, डाइमेकस जो था वो सीरियाई राजा एंटियोकस
के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में रहा था। डाइमेकस ये सीरिया का राजा था, सीरियाई राजा डाइमेकस सीरियाई राजा एंटियोकस के राजदूत के रूप में एंटियोकस के राजदूत के रूप में बिंदुसार, भारतीय राजा बिंदुसार के दरबार में रहा। क्लियर। अगली बात जो आती है वो है कि डायोनिसियस ये मिस्र नरेश टालेमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। डायोनियस ये मिस्री था। मिस्र नरेश टालेमी फिलाडेल्फस डायोनियस मिस्र नरेश टॉलेमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। भारतीय राजा जो है अशोक के दरबार में आया था। अगली बात जो आती है, टालेमी की जियोग्राफी और पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी जो है ये 150 ईसा पूर्व लिखी गई थी, जिसमें प्राचीन भारतीय भूगोल और वाणिज्य का वर्णन है। टालेमी की पुस्तक है जियोग्राफी और पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी 150 ईसा पूर्व लिखी गई थी। सॉरी 150 ईस्वी यानी एडी के आसपास लिखी गई थी। आसपास लिखी गई थी, जिससे भारतीय भूगोल और जिसमें भारतीय भूगोल और वाणिज्य यानी व्यापार का वर्णन है।
ठीक, ये टालेमी की बात हो गई। और इसके बाद आते हैं पेरिप्लस का अज्ञात लेखक जो है 80 से 115 ईस्वी के हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। यानी पेरिप्लस जो पुस्तक है इसका लेखक अज्ञात है, किसने लिखी पता नहीं। पेरिप्लस का लेखक अज्ञात है, जानकारी नहीं किसने लिखी थी। जो 80 से 115 ईस्वी के मध्य, जो 80 से 115 ईस्वी के मध्य हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। तो ठीक है, अब रह जाते हैं हमारे केवल एक यूनानी लेखक प्लिनी। आगे देखते हैं, नोट कर लीजिए इसे। तो जो प्लिनी है प्लिनी तो प्लिनी की पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका। इनकी पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका। है, ठीक। और इस पुस्तक में यह पुस्तक जो है लैटिन भाषा में है। यह लैटिन भाषा में है, ठीक। यह पुस्तक जो है लैटिन भाषा में है। इसमें भारत एवं इटली के मध्य होने वाले व्यापार तथा भारतीय पशुओं, वनस्पतियों और खनिजों का वर्णन है। इसमें भारत एवं इटली के मध्य होने वाले व्यापार एवं भारतीय पशुओं, वनस्पतियों एवं खनिजों का वर्णन है। भारतीय पशुओं, वनस्पतियों खनिजों का वर्णन है। यानी भारतीय पशु कौन कौन से हैं, यहाँ की वनस्पतियाँ कौन कौन से हैं और यहाँ कौन कौन से खनिज निकलते हैं, ठीक है। तो इसका वर्णन है नेचुरल हिस्टोरिका में, और ये पुस्तक है प्लिनी की, ठीक है। तो प्लिनी ने रोम से भारत आने वाले धन के लिए दुख प्रकट किया। उसने दुख प्रकट किया है कि रोम से जो है भारत धन आता है। प्लिनी ने
रोम से भारत आने वाले धन पर दुख प्रकट किया है। दुखी हुआ है कि रोम से जो है भारत धन आता है, इस तरह से भारत धनी होता है और रोम में धन की कमी होती है। अब व्यापार में के माध्यम से जो है ना व्यापार होता था तो स्वर्ण मुद्राएं जो है भारत में आती थी। दुख प्रकट किया है। तो इस तरह से अभी तक हमने पढ़ा जो है यूनानी रोमन लेखकों के बारे में। ये परंपरागत लेखक हैं। तो आज इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है चीनी लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछिए। तो मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को नए छात्र सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं उनके सहयोग का आकांक्षी हूँ और जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपके सामने उपस्थिति होगी। तब तक के लिए नमस्कार।